आज हम लोग पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल के बारे में। क्रैमर्स रूल एक्चुअली क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने का एक तरीका देता है। हम लोग जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, तो काफ़ी लंबा सा एक मेथड यूज़ करते हैं। कभी कभी उसमें गलती होने का संभावना रहता है, कभी सोच नहीं पाते क्या करना चाहिए। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बना लेते हैं 2 वेरिएबल्स का, बट 2 अननोन्स का, लेकिन 3 अननोन्स या मोर अननोन्स में जाना होता है तो हम लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। क्रैमर्स रूल बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताता है। पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। क्रैमर्स रूल हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा? क्रैमर्स रूल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है इसमें जो अननोन है उसका पावर 1 होना। अननोन्स में कौन कौन आ जाएगा? अननोन्स या वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इसको। x, y, z एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा रहेगा तो x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को 3 ही वेरिएबल तक का पढ़ना है, 3 ही वेरिएबल का x, y, z मान के चलिए। और इसमें a, b, c या a1, b1, c1, d1 ये सभी रहेंगे। a2, b2, c2 ये सभी क्या है? नंबर्स है। ये सभी क्या है? नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स। ये सभी क्या है? नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अभी तो हम लोग समझ गए कि अननोन किसको कहते हैं या वेरिएबल कौन है, नंबर या कांस्टेंट क्या है। लीनियर इक्वेशन, जो अननोन्स है या वेरिएबल्स है, उसका पावर अगर 1 हो पूरे इक्वेशन में, जितने भी हो, चाहे 1 अननोन हो, चाहे 2 अननोन्स हो, चाहे 3 अननोन्स हो, अगर उनका पावर रेज्ड अगर 1 है तो लीनियर हो गया। पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक हो गया, या 2 डिग्री का। पावर 3 रेज कर गया तो 3 डिग्री का। कहीं भी अगर लीनियर है तो जितना भी वेरिएबल्स होगा मेरे इक्वेशन में, सभी जगह पे डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये 1 वेरिएबल का है या 1 अननोन इसमें है। 1 अननोन। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये 2 अननोन है इसमें। इसमें एक अननोन कौन था? x। इसमें 2 अननोन है, x और y, 2 अननोन्स या 2 वेरिएबल्स। इनमें पावर रेंज देखिए तो कितना? 1 है, 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। 3 अननोन्स का ax प्लस b। अच्छा, हो सकता है ये 2 अननोन्स वाला में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल्स वाला पार्ट लेफ्ट साइड, कांस्टेंट वाला पार्ट राइट साइड, ऐसा भी हो सकता है। 3 अननोन्स का अगर देखें हम लोग तो क्या है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल है, x, y और z। इन सब का पावर कितना रेज है? 1। हो सकता है इसमें ऐसा भी हो ax प्लस by प्लस cz, कांस्टेंट टर्म उस तरफ चला जाएगा, राइट इक्वल के उस तरफ। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन है। 3 अननोन्स का ये है लीनियर इक्वेशन, 2 अननोन्स का ये लीनियर इक्वेशन, 1 अननोन का। लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अननोन है उसका पावर कितना रेज है? 1 है ना? 1 रेज है, इसलिए लीनियर। जितना भी होगा सब में पावर 1 है। जहां भी यहाँ पे तीन अननोन है, तीनों जगह पे पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कभी कभी ऐसा मान लिया जा गया एक्स वाई, ये 2 अननोन्स का है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर 1, यहाँ पे 1। हम लोग सेम बेस पढ़े थे, x टू द पावर m, x टू द पावर n, तो x टू द पावर क्या हो जाता है? m प्लस n। यहाँ पर अगर दोनों को वेरिएबल समझे तो वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। इसका मतलब ये 2 अननोन वाला 2 पावर का हो गया, ये 2 डिग्री का इक्वेशन हो गया। ये लीनियर नहीं है। अब हम लोग आते हैं, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको कहते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम फॉर्म होने के लिए जितना अननोन है उतने एटलीस्ट इक्वेशंस होने चाहिए, वो सिस्टम हो गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान ली 2 वेरिएबल्स का है या 2 अननोन्स वाला, 2 अननोन वाला।
तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। कॉन्स्टेंट को हम लोग राइट साइड में रखें, दो अननोन्स है तो एटलीस्ट दो इक्वेशंस होने चाहिए। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हो गया सिस्टम। इससे ज्यादा हो सकता है बट सिर्फ एक ही रहेगा इक्वेशन तो वो सिस्टम फॉर्म नहीं होगा। ये जितना अननोन्स कम से कम उतने इक्वेशंस होने चाहिए। दो अननोन तो कम से कम दो इक्वेशन, तीन अननोन तो कम से कम तीन इक्वेशन, कम से कम एटलीस्ट। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए 3 अननोन्स का लेते, यहाँ पे और भी इक्वेशन हो सकता है बट कम से कम 2 होना चाहिए। अगर हम 3 अननोन्स का सिस्टम बोलते हैं, 3 अननोन्स वाला, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इससे ज्यादा हो सकते हैं बट इतना से कम है। 3 अननोन से तो कितने इक्वेशंस होने चाहिए? 3 इक्वेशंस होने चाहिए। हो सकता है कि अगर मान ली 2 ही इक्वेशन, ये सिस्टम फॉर्म नहीं करेगा। सिस्टम होने के लिए जितने अननोन्स हैं एटलीस्ट उतने इक्वेशंस होने चाहिए। उससे ज्यादा हो सकते हैं बट उससे कम नहीं होने चाहिए। चलो अब हम लोग समझ गए कि सिस्टम क्या है। अब देखते हैं सॉल्यूशन किसको कहते हैं। मान लिया कोई सिस्टम है, सॉल्यूशन of a system of equations. Equations I mean linear equations. Solution किसको बोलते हैं? जैसे सपोज करो एक सिस्टम है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, 3 अननोन्स का ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को 3 अननोन्स वाला ही पढ़ना है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये एक सिस्टम है, ठीक है। कितने अननोन्स वाला है ये? 3 अननोन्स वाला। कौन कौन है 3 अननोन्स? x, y और z। कौन कौन अननोन्स है? x, y, z। तो x का वैल्यू, y का एक वैल्यू, z का वैल्यू कुछ ले लो, सपोज अल्फा, बीटा, गामा, कुछ नंबर्स हो सकते हैं। अब ये x, y, z का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सिस्टम के हर एक इक्वेशन में रखें, फर्स्ट में भी रखें, सेकंड में भी रखें, थर्ड में रखें, तो लेफ्ट साइड में रखने से राइट साइड का वैल्यू आता है। ये अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा रखते हैं। इसको कैलकुलेट करके किसके इक्वल हो जाते हैं? d1 के इक्वल। यहाँ पर भी रख देते, यहाँ d2 के इक्वल, यहाँ रख देते तो d3। ये x, y, z का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा, थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अननोन्स का वो वैल्यूज का सेट जो सिस्टम के हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वह कहलाता है सॉल्यूशन। तो अगर ये मान लिया कि अगर ये सेट x, y, z को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये मैंने एज्यूम किया है, वहां नंबर्स आएंगे -1, 2, 4, कुछ भी आएगा, 4, 5, 0। तो अगर ये सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सिस्टम के हर एक इक्वेशन तीनों को करेगा। या चारों इक्वेशंस को करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि 2 ही को करे या एक को करे तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। हर एक सिस्टम के हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो सॉल्यूशन कहलाता है। वैसा अब है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये एक सिस्टम है। सिस्टम ऑफ, ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर रेस्ट कितना है? 1। और कितने अननोन्स के? 3 अननोन्स और 3 अननोन्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 अननोन्स। और ये चूंकि हर एक जगह यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस है। ये कैसा है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ कैसा इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस ऑफ हाउ मेनी अननोन्स? 3 अननोन्स। 3 अननोन्स।
नॉन होमोजीनियस क्यों बोले? क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल नहीं, नॉन होमोजीनियस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशंस भी है, सिस्टम फॉर्म हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है या अननोन्स का जो पावर है वो कितना रेज्ड है? 1, ठीक है। और 3 अननोन्स क्योंकि 3 अननोन। अगर इस सिस्टम का कुछ x y z का कोई वैल्यू मिलता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, चाहे एक वैल्यू या बहुत सारे वैल्यू अगर मिलता है जो सिस्टम को सेटिस्फाई, अगर सॉल्यूशन है इसका तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं है तो एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा जो सिस्टम के हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सॉल्यूशन है, यस सॉल्यूशन है, यस सॉल्यूशन, तो क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। If a system of linear equations has a solution, then system is known as consistent system, otherwise inconsistent. Solution है तो consistent, solution नहीं है तो inconsistent. ये वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब हमारी बारी आती है क्रैमर्स रूल की, कैसे सॉल्व करने में वो हेल्प करता है। सपोज हमारे पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेट अस कंसीडर a system of linear equations of 3 unknowns. System of, consider a non-homogeneous system. Non-homogeneous system of linear equations of how many unknowns? 3 unknowns. देखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू, कांस्टेंट को राइट साइड रखना है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू b2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू b3। मेक नोट दैट x के नीचे x वाला टर्म, y के नीचे y वाला टर्म, z के नीचे z वाला टर्म, कांस्टेंट को राइट साइड। अगर किसी में y का टर्म नहीं तो वहां हम लोग क्या सोचेंगे? 0 है, उसका वैल्यू 0। अगर कहीं z का टर्म नहीं तो वहां 0 है, माइनस होगा तो माइनस लेकर चलना है। यहां पे 3 नोटेशंस है। लेट डेल्टा, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा व्हाट डिटरमिनेंट है? कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट। जो अननोन्स है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, जो अननोन्स है उनका कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट वेरिएबल्स को क्या करो या अननोन्स को क्या करो? गायब कर दो। क्या दिखेगा? a1 b1 c1, a1 b1 c1, सेकंड में a2 b2 c2, थर्ड में किसको गायब कर देना है? x y z को, a3 b3 c3। प्लस है तो नहीं लिख रहे हैं, माइनस रहेगा तो लिख लेंगे। हाँ, डेल्टा 1 क्या? डेल्टा 1 मतलब कॉलम 1 को यहां से हटा देना। कॉलम 1 ये कौन है? a1 a2 a3, यहां पे आ जाएगा d1 d2 d3 जो कांस्टेंट्स है, d1 d2 d3, b1 b2 b3 वो सब ऐसे ही रह जाएगा दोनों पर, c1 c2 c3। डेल्टा 1 कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं? डेल्टा वाले से, उसमें कॉलम 1 को हटा करके उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे? कांस्टेंट से। इसी तरह से अगर हम डेल्टा 2 बोले तो कहां से ये आएगा? डेल्टा वाले डिटरमिनेंट से। इसमें किसको? 2 मतलब कॉलम 2 को रिप्लेस कर देना किससे? कांस्टेंट से। तो कॉलम 1 वही रह गया, a1 a2 a3, और कॉलम 2 के पास कौन आ जाएगा? कांस्टेंट, d1 d2 d3, और कॉलम 3 वही है, c1 c2, यहीं से ला रहे हैं ना लोग, c1 c2 c3। एंड डेल्टा 3 में क्या है? डेल्टा 3 में कौन इससे लाएंगे? कौन सा कॉलम को रिप्लेस करेंगे? कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे। तो कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे ही रह जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3, and column 3 will be replaced by constant d1 d2 d3। अब ये 4 डिटरमिनेंट्स हमारे पास है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3।
कितने डिटरमिनेंट से 4। इन चारों का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं क्रैमर्स रूल कैसे इजीली इस सिस्टम को सॉल्व करता है। 2x2 ऑर्डर का हम लोग दो अननोन्स वाला इक्वेशन जो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी हम लोग 3 और मोर का पढ़ रहे हैं। अभी इस क्रैमर्स रूल 3 के लिए बता रहा है। अब ये नोटेशन को ध्यान में रख रहे। डेल्टा क्या है, कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट डेल्टा 1, उस डेल्टा से कॉलम 1 को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट। डेल्टा 2 डेल्टा वाले में कॉलम 2 को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट से। डेल्टा 3 डेल्टा वाले डिटरमिनेंट में कॉलम 3 को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट। हमेशा याद रखेंगे कांस्टेंट किधर रहेंगे, इक्वल के उस तरफ रहेंगे, राइट साइड में। अब ये नोटेशन को आप देख लो। यहां से हम डेल्टा को लेके चलते ना। देखिए कैसे क्रैमर्स रूल ने सॉल्व करने एक्स अननोन का वैल्यू निकालने में कैसे हेल्प किया है। डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मैंने क्या किया, कॉलम 1 में x से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 में y से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 3 में z से मल्टीप्लाई किया और तीनों को कॉलम 1 के पास ऐड किया। कॉलम 1 के पास क्या करें, कॉलम 1 में x से मल्टीप्लाई करके इसमें y, कॉलम 2 में y से, इसमें z, कॉलम 3 में z से मल्टीप्लाई करके लाके ऐड कर दें। हम लोग किसी भी कॉलम में बाकी अदर कॉलम्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करके लाके ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिस कॉलम में हम काम करते हैं उसी में अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर नंबर डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/x, ये x डिवाइड होगा कॉलम 1 में जो मल्टीप्लाई, दूसरे कॉलम में जो मल्टीप्लाई होता है वो बाहर डिवाइड नहीं किया जाता है। अब हम लोग यहां देखें, फर्स्ट में क्या से, इसमें x से a1x, इसमें y से प्लस b1y, इसमें z से प्लस c1z। यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2z, इसमें a3x प्लस b3y प्लस c3z। अब ये कॉलम 2 कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं हमारा, वैसे ही लगता है b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, अभी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप बैक जाओगे तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू क्या था, d1। फिर सेकेंड वाले में क्या था, d2। थर्ड वाले में क्या था, d3। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे इतना का वैल्यू क्या था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, d1। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/x d1 d2 d3। इसका वैल्यू d1 था, इसका वैल्यू d2 था, इसका वैल्यू d3 था। b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब यहाँ पे आप देखो क्या है कि ये जो फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया गया d1 d2 d3, इसका मतलब ये कौन सा है, डेल्टा 1। ये क्या है, डेल्टा 1। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/x इंटू डेल्टा 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। सो x इज इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा, डेल्टा 1/डेल्टा। सिमिलरली हम लोग इसी तरह से अगर कॉलम 2 में काम करेंगे तो y 1/y हो जाएगा, कॉलम 3 में काम करेंगे तो z डिवाइड हो जाएगा, तो वहां से x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ऑपरेशन के कॉलम 2 में क्या करने का है, x इंटू कॉलम 1 प्लस y इंटू कॉलम 2 प्लस z इंटू कॉलम 3। यहाँ पे कौन डिवाइड हो जाएगा बाहर, 1/y। कॉलम 3 में क्या करेंगे, सेम काम करना है, x इंटू कॉलम 1 y इंटू कॉलम 2 z इंटू कॉलम 2। यहाँ पे कौन सा डिवाइड होगा, जो कॉलम 3 में काम हो रहा है, z से। उसके बाद यहाँ से y, इस ऑपरेशन से y का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा 2/डेल्टा, और इस ऑपरेशन से आ जाएगा z इज इक्वल टू डेल्टा 3/डेल्टा। तो इस तरह से हम लोगों को x y z का वैल्यू मिल गया। तो क्रैमर्स रूल क्या हेल्प किया कि पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो लिखो, डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करिए, डेल्टा 1 का वैल्यू कैलकुलेट करिए, डेल्टा 2 का वैल्यू कैलकुलेट करिए, डेल्टा 3 का वैल्यू कैलकुलेट करिए, और इस फॉर्मूला में डाल x इज इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2/डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3/डेल्टा। इस तरह से उसका सॉल्यूशन मिलता है। सो फाइनली सॉल्यूशन हम लोगों के पास क्या आ जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का,
So by Cramer's rule, x is equal to delta 1 by delta, y is equal to delta 2 by delta, z is equal to delta 3 by delta. यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो याद रखने हैं हमेशा. इंपॉर्टेंट कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस. एक मिनट. अभी यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन नंबर 1, व्हेनेवर डेल्टा इज नॉट इक्वल, अगर जीरो नहीं आएगा तो ये फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा. कैसा वैल्यू आ जाएगा? फाइनाइट. तो एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू आएगा. सो सिस्टम हैज सॉल्यूशन, और एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू आएगा, फाइनाइट वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन. सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. What kind of solution? Unique solution, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा. और चूंकि सॉल्यूशन है and hence system is consistent. चूंकि सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट. केस नंबर 2, when डेल्टा इज जीरो. अब डेल्टा का वैल्यू या तो जीरो आ सकता है या जीरो नहीं आ सकता. जीरो नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन. अगर जीरो आ गया तो देखिए क्या आता है. इफ डेल्टा इज जीरो, तो यहां पे चूंकि यहां से हम लोग ले सकते हैं डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा इंटू जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3. अब क्या है कि डेल्टा जीरो है एंड कोई भी, चाहे डेल्टा 1 हो, चाहे डेल्टा 2 हो, चाहे डेल्टा 3, कोई भी तीनों में से, एंड डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू जीरो. या तो सारे जीरो नहीं हो, चाहे कोई कम से कम कोई एक जीरो नहीं हो. चाहे डेल्टा 1 का वैल्यू जीरो नहीं हो, चाहे डेल्टा 2 का वैल्यू जीरो, चाहे डेल्टा 3 का वैल्यू जीरो नहीं हो, या दो ठो का जीरो नहीं हो, या तीनों का जीरो नहीं हो. मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे एक का, चाहे दो का, चाहे तीनों का. डेल्टा जीरो हो पर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से किसी एक का या दो का या तीनों का वैल्यू जीरो नहीं हो. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सपोज मान लिया जाए डेल्टा का वैल्यू जीरो है और डेल्टा 1 का वैल्यू जीरो नहीं है. सपोज डेल्टा 1 का वैल्यू 5 है. तो अब यहां पे रखते हैं इस इक्वेशन में हमारे पास है डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1. ठीक है. अब डेल्टा का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? जीरो इंटू एक्स, डेल्टा 1 का वैल्यू 5. अब बताओ x के प्लेस पे आप क्या रखोगे कि जीरो से मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा? क्या मिलेगा x का वैल्यू? नहीं. जब x का वैल्यू नहीं मिल पा रहा है तो समझो किस, और y और z का मिल भी जाए बट पूरे x y z तीनों का वैल्यू नहीं मिले, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं. अगर दो जगह पे जीरो, तो उसका भी, दूसरे का भी वैल्यू भी नहीं मिलेगा. तीसरे जगह भी जीरो, डेल्टा 3 भी जीरो नहीं हो तो z का वैल्यू भी नहीं मिलेगा. चाहे एक का वैल्यू नहीं मिले, चाहे दो का नहीं मिले, चाहे तीनों का वैल्यू नहीं मिले, तो इसका मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है. इस सिचुएशन में सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड हेंस सिस्टम, चूंकि नो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट. सो हेंस सिस्टम इज inconsistent in this case. Case number 3, थर्ड नंबर में आते हैं. सपोज डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी का वैल्यू, मतलब यहां पे जितने भी थे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा, सारे के वैल्यू जीरो है. सारे के सारे वैल्यूज जीरो है. तो अभी फिर उसी सिचुएशन में सपोज यहां भी डेल्टा का वैल्यू भी जीरो इंटू एक्स, डेल्टा 1 भी जीरो है ना. तो अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखो? 1 रखोगे तो भी ट्रू है, 2 रखो तो भी ट्रू है, 50 रखो, 100 रखो, करोड़ से कुछ भी रखो, x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा. इसका मतलब x के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं. सिमिलरली y का कितने वैल्यूज हो सकते हैं? बहुत सारे. z का कितने वैल्यूज? बहुत सारे. मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है बट कितने सारे? बहुत सारे. इस सिचुएशन में सिस्टम हैज
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारे मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड हेंस चूंकि सॉल्यूशन है, चाहे एक हो, चाहे 1000 हो, चाहे कितने सारे भी हो, सॉल्यूशन है मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एंड हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमारे पास 3 केसेस आ गए, क्या है, रिव्यू करते हैं। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन है ना, कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो और डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई एक या सभी 0 नहीं हो तो लो सॉल्यूशन, और सारे का वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा 0 का वैल्यू भी 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबका वैल्यू 0 हो गया, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी यहां देखो, फर्स्ट वाले केस में और लास्ट वाले केस में सॉल्यूशन है, इसलिए इन दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा, और इस कंडीशन में सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। थैंक यू। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है एग्जांपल, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, क्रैमर्स रूल से। सबसे पहला काम क्या करना है, 4 चीजों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड देन डेल्टा 3। डेल्टा कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट x y z वाला, x का कितना है 1